हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे फिर से ब्लॉक नंबर 3 के बारे में, लेकिन अब यूनिट हो चुका है चेंज। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में और ये है इस सीरीज का आखिरी चैप्टर, आखिरी यूनिट। यहाँ पे हमारा ब्लॉक 3 भी खत्म हो जाएगा, साथ साथ ये सीरीज भी फिनिश हो जाएगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के बिल्कुल एंड में, है ना। साथ में PIQs भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सब पढ़ेंगे एग्जाम टाइम पे। अब हमारा जो सीरीज है वो इस चैप्टर से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836666। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। और एक बात और, जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में इग्नू से रिलेटेड सारी वीडियोस उसी चैनल पे आया करेंगी। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे यूनिट नंबर 8 की। पहले पढ़ते हैं यूनिट नंबर 8 है क्या। यूनिट नंबर 8 है एफिशिएंसी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एफिशिएंसी कैसे लेके आई जा सकती है, पहले समझते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। अगर हम वापस जाएं, जब हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करी तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स पढ़ी की जाती है। इसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का, वो होता है स्कैर्सिटी, है ना, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज होना इस दुनिया में। चाहे एक कंज्यूमर हो, एक प्रोड्यूसर हो, एक इन्वेस्टर हो, सबके पास ही क्या होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। और उस लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे वो उसको बढ़िया तरीके से यूज करे, इफेक्टिव तरीके से यूज करे कि एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, एक इन्वेस्टर अपने रिटर्न्स को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। तो हर पर्सन जो लगा हुआ है ना, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है ना। यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक सिंगल भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों, यानी कि जिसकी सारी इच्छाएं एक ही वक्त में पूरी हो जाएं। यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सबके पास, और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सिंपल सी बात है, उसको एफिशिएंट तरीके से एलोकेट करना होगा, एफिशिएंट तरीके से यूज करना होगा। इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। और जो एफिशिएंसी क्रिएट नहीं कर पाएगा, जैसे मान लो कंज्यूमर उसे एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं कर पा रहा अपने इनकम को, अपने रिसोर्सों को, तो उसका सेटिस्फैक्शन क्या रह जाएगा, बाकी कंज्यूमर से कम रह जाएगा। और अगर एक प्रोड्यूसर अपने रिसोर्स को, अपने इनपुट्स को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहा, उसका प्रॉफिट कम पड़ जाएगा। एक इन्वेस्टर अगर एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं कर रहा, उसको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। यानी कि सारा गेम एफिशिएंसी का है। और इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बट एफिशिएंसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कौन कौन सी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो पहला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, गेट एन इनसाइट इनटू द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। हमें एफिशिएंसी को समझना होगा कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। अभी भी मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया कि एफिशिएंसी होती क्या है। दूसरा, एक्सप्लेन, मतलब एफिशिएंसी का सिंपल मतलब है कि यूज करो रिसोर्सेज को, बट ऑप्टिमल वे से। जितना अच्छे से उसे यूज करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा एक कंज्यूमर को भी, एक प्रोड्यूसर को भी, एक इन्वेस्टर को भी। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इन अ जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क। इसको तो हम डीप में समझेंगे कि पेरेटो एफिशिएंसी होती क्या है। तीसरा क्या आता है, एनालाइज इक्विलिब्रियम। हमें इक्विलिब्रियम को समझना पड़ेगा, अटेनमेंट थ्रू मार्केट ट्रेड, और उसको हम मार्केट ट्रेड के अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पे समझ सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या गया, बस तो हम इक्विलिब्रियम, हम सबको पता है मार्केट में संतुलन, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंस बनाए रखना। जैसे कि जब हम डिमांड और सप्लाई में बैलेंस की बात करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वहां से इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, ठीक है, वहां से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है। तो वो सब कहीं ना कहीं केस किसका होता है, इक्विलिब्रियम का ही केस होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आगे देखें, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फोर्थ पॉइंट में, डिस्कस आ कॉम्पिटिटिव और वेलरेजियन इक्विलिब्रियम इन एन एज वर्थ बॉक्स सेटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम भी डिस्कस करेंगे, तो वो एक पॉइंट आ गया। फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है, एस्टिमेट द सेटअप ऑफ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड एलोकेशंस। हमें ये भी समझने पड़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, कैसे वो सेट किया जाता है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनरली हम कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि जनरली हर फील्ड में कॉम्पिटिशन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा।
कंज्यूमर्स के लिए आपस में कंपटीशन होता है, प्रोड्यूसर्स में भी आपस में कंपटीशन होता है, कि हम कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में डील करते हैं, जहां पे हर पर्सन दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश में लगा हुआ है, और जो नहीं लगा हुआ है वो समय के साथ पीछे रहता चला जाता है, ठीक है, और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, चाहे वो एक प्रोड्यूसर हो, एक कंज्यूमर हो, एक इन्वेस्टर हो। अब जब हम आगे बात करते हैं 6 पॉइंट में, गेट एन इंट्रोडक्शन टू द अलजेब्रा ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, हमें अलजेब्रा ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम समझना पड़ेगा, एंड वेल्डर्स लॉ ये भी समझना पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास एक क्या है टॉपिक है। 7th लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई द पेरेटो ऑप्टिमैलिटी ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, हमें पेरेटो ऑप्टिमैलिटी समझना पड़ेगा, वो भी किस केस में, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम केस में, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट किया जाता है उस केस में। अब 8th वर्ड जो क्या है वो क्या है, 8th टॉपिक है, डिस्क्राइब द 2 फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स की 2 फंडामेंटल थ्योरीज को भी समझना होगा। तो ये हमारे हैं इस कंप्लीट चैप्टर के 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमें एक एक करके इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए दिखाता हूँ हमेशा क्योंकि मैं आप लोगों को पता लग जाए कि हमें जो है इस कंप्लीट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन चीज़ें डिस्कस करनी है। क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो में दिखाने का मेन मोटिव ये होता है कि जो बच्चे मान लो एग्जाम जिनके पास में है, ठीक है, वो अगर आने वाली वीडियोस ना भी देख पा रहे हो, टाइम कम है, तो आप इन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, कुछ कुछ आर्टिकल्स या गूगल करके इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, ये 8 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इस कंप्लीट चैप्टर के। अब समझते हैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को, और ध्यान रखना ये वीडियो इग्नू वालों बच्चों के लिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएस से बनाई जा रही है इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का इग्नू में एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब क्या आता है इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। तो इंट्रोडक्शन में वही है कि हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिवॉल्व्स अराउंड द नोशन ऑफ स्कैरसिटी विच अराइजेस व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर रेंडर्ड टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। तो हम सब जानते हैं कि भाई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मेनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना वो 3 तरह की आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एक प्रोड्यूसर के लिए बोलते हैं लेकिन उसे, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना वो मेनली इस चीज की जाती है क्योंकि लोगों के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कैरसिटी की वजह से, विच अराइजेस व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि वो कंडीशन जहां पे लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। हम सब जानते हैं ह्यूमन नेचर कैसा होता है, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिकरिंग होती हैं, है ना, यानी कि जो हमारी चाहते हमारी डिजायर्स है वो रिकरिंग डिजायर्स है, यानी कि एक डिजायर कंप्लीट हुई हम दूसरे डिजायर के को चेज करने के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से डिजायर्स जो है लगातार बनते रहते हैं। इनकी हमारी जो वांट्स हैं वो भी कभी खत्म नहीं होती, अनलिमिटेड वांट्स हमें हमारी होती है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे आ गई। अब आगे पढ़ते हैं इस चीज को। अब इसके बाद क्या आता है, द मिसमैच बिटवीन नीड्स एंड मीन्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि नीड्स और मीन्स में अगर मिसमैच है, टू सेटिस्फाई दोज नीड्स एग्जिस्ट एवरीवेयर बी अ कंज्यूमर अटेम्प्टिंग टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। तो हम सब जानते हैं कि उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक कंज्यूमर हमेशा अटेम्प्ट करता रहता है कि वो कैसे अपनी यूटिलिटी, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके। यूटिलिटी कॉन्स्ट्रेंड बाय हिज लिमिटेड बजट, अपने लिमिटेड बजट के अंदर, यानी कि अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर। और अ प्रोड्यूसर हुज मेन कंसर्न इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और एक प्रोड्यूसर का मेन कंसर्न क्या होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, यानी कंज्यूमर के अपने कंसर्न है, प्रोड्यूसर को बिजनेस के लेके अपने कंसर्न है। तो दोनों के अपने अपने कंसर्न्स हैं और दोनों फुलफिल करने की कोशिश करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड इनकम के अंदर। एक प्रोड्यूसर के पास भी अनलिमिटेड इनकम नहीं होती, वरना आप सोचो ना एक प्रोड्यूसर मल्टीपल बिजनेस में ट्राई कर सकता, लेकिन जिनके पास है इतनी अच्छी खासी वेल्थ वो मल्टीपल बिजनेस में ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ इच्छा ऐसी होती है जो पूरी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो चाहे तो सोचेंगे कि हम तो सारी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर लें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी वेल्थ उनके पास नहीं है। इसलिए दुनिया में क्या है, कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। आप चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लो, सेलफोन की कंपनी देख लो, एफएमसीजी कंपनी देख लो, कोई सी भी आप इंडस्ट्री में चले जाओ, वहां पे आपको अलग अलग तरह की फर्म्स देखने को मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। और हाँ, बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम सब जानते हैं कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होता है सबसे इफेक्टिव तरीका एक
अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का। क्योंकि मैंने आप लोगों को कॉस्ट वाटर चैप्टर भी पढ़ाया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी सिखाया है, प्रोडक्शन मेथड भी समझाया है, तो मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है कि प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से काम करता है, कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है, कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। क्योंकि प्रॉफिट को बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो प्राइस को इंक्रीज कर लो, पर वो कभी भी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर किसी एक प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ाए और कंपटीशन में बाकी इंडस्ट्रीज भी, बाकी फर्म्स भी हैं, तो लोग जो हैं वो दूसरी फर्म्स के पास शिफ्ट कर जाएंगे, वहां से डिमांड करना चालू कर देंगे, उस फर्म की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए प्राइस को कभी भी बढ़ाना सही तरीका नहीं होता। तरीका सही क्या होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके, है ना, और कॉस्ट को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है अलग अलग फर्म्स के जरिए। ऑल एम टू अटेनिंग मैक्सिमम गेन्स, ये सारी चीजें की जाती हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से जनरेट किया जा सके फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने का काम होता है। दिस इज वेयर ओरिजिनेट्स द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये हमारा वो कंसेप्ट होता है जहां पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी की। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इकोनॉमी के अंदर आ रही है, मतलब जब एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर पाएगा, एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर पाएगा, तो यहां से चालू होती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है कि भाई इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है उस नेशन के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है। अब बढ़ते हैं आगे। एफिशिएंसी वर्ड वैसे तो मैं इससे पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, फिर भी एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आउटकम जनरेशन एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। मतलब ये वो तरीका होता है, ये वो प्रोसेस होती है जहां पे जो आउटकम हम जनरेट करें ना, वो जनरेट करें हैं सबसे मिनिमम कॉस्ट पे, यानी कि लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे हम आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं। दिस इन टर्न रिजल्ट व्हेन रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड इन बेस्ट पॉसिबल वे। और ये एक तरीके से ये होता है कि जब हम रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करते हैं बेस्ट पॉसिबल वे से, यानी कि जितना अच्छे तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उतना अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। वे विदाउट एनी वेस्टेज, यानी कि बिना किसी वेस्टेज के हम यहाँ पे कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। यही सब करने की कोशिश करते हैं। प्रोड्यूसर भी चाहते हैं कि उनकी वेस्टेज बिल्कुल ना हो, जो भी रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम लेवल पे, ऑप्टिमल लेवल पे यूज किया जा सके ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकें। एक कंज्यूमर भी ये सोचता है कि वो उसके पास जो भी लिमिटेड इनकम है वो हमेशा ऐसी जगह खर्च हो, ऐसे गुड्स में खर्च हो, ऐसी सर्विस में खर्च हो जहाँ पे वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर पाए। अब आता है असली टॉपिक, ये सुन के आप बोलोगे अरे भैया क्या पढ़ा दिया आपने। ये देखो पेरेटो ऑप्टिमल एफिशिएंट। पता है ये जो पेरेटो ऑप्टिमल है इसका मतलब पता है क्या होता है? पेरेटो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इसने एक थ्योरी दी, इसने बोला कि अगर कभी भी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर एक पर्सन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बेटर पोजीशन में है, इसका मतलब क्या है कि दूसरा पक्का कोई पर्सन वर्स पोजीशन में होगा, गंदे पोजीशन में होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये आप लोग देखो भी अपने लाइफ में आसपास देखो कि जब भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो प्रोड्यूसर अंधा पैसा कमा रहे होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं अपना कंपटीशन कम कर लेते हैं, खुद लड़ना बंद कर देते हैं और कंज्यूमर की जेब से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि कंज्यूमर जो है उन्हें पैसा पे करे और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करके वो पैसा कमाते हैं। आजकल ऐसे बिजनेस की कोई भी कमी नहीं है, अपने आसपास देख लो, हर कोई आपको कुछ ना कुछ चिपकाने में लगा हुआ है, चाहे उसके लिए वैल्यू है चाहे वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ में। ठीक है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल जब इस चीज़ की बात करते हैं, आपने देखा होगा मार्केटिंग कितने बड़े लेवल पे होती है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग देखते हो, आजकल आप फोन्स देखते हो, आजकल तो एआई का सिस्टम आ गया है, यानी कि अब एसईओ देखो कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि हम लोग जो चीज़ चाहने की इच्छा रखते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं, ठीक है, उसी के हमारे फ़ोन पे एड्स आती हैं, जिसका हम सर्च करते हैं सारे फ़ोन में वही नज़र आ रहा होता है। एक बार आप लोन के लिए अप्लाई करके देखो, आपको लोन के बहुत से मैसेज मिल जाएंगे, पूरे दिन लोन के मैसेज आते रहेंगे। ठीक है, या फिर अगर मान लो मैं आपने कोई चीज़ खरीदने की चाहत करी तो आपको हर ऐप पे उस चीज़ के एड्स नजर आ जाएंगे। ये सब क्यों होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं पॉसिबल हुआ है इस सोशल मीडिया की वजह से, जहाँ पे हमेशा मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है। और यही नहीं, आप वीडियोस को देखो, जब आप वीडियोस को देखते हो या फिर कोई भी चीज़ कंज्यूम करने की चाहत रखते हो तो आपको उसी की एड्स जो है क्या होंगी, नजर आएंगी। एक मिनट वेट करना, चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से आप जो भी चीज़ बाई करना चाहते हैं आपको जनरली उन्हीं चीज़ की एड्स नजर आएंगी, हर एक चीज़ उसी चीज़ के बारे में, यानी कि
हमारे फ़ोन को हमारी लाइफ के बारे में हमसे ज़्यादा पता है आज के टाइम में, आप देखो, ठीक है, क्योंकि शायद उसका हमारे पेरेंट्स को कम पता हो, उसको ज़्यादा पता होगा, ठीक है, तो हमेशा उस चीज़ की मार्केटिंग होगी, आपको वो चीज़ सेल करने की कोशिश की जाएगी। तो वही सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, पैरेटो ऑप्टिमल एफिशिएंट के अंदर आते हैं। इसने एक कंडीशन दी कि अगर कभी भी कंज्यूमर्स को खुश रहना है तो प्रोड्यूसर को दुखी होना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को खुश रहना है तो कंज्यूमर को दुखी होना पड़ेगा। आप देखते भी हो, अगर प्रोड्यूसर के अंदर, तो एक मिनट रुकना, चलो आगे देखते हैं। तो गली में शायद किसी ने कोई व्हीकल वगैरह खड़ा कर दिया होगा, उसके चक्कर में वॉइस, तो प्लीज़ उस वॉइस को जरूर इग्नोर कर देना। अब आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं वही देखने चला गया था। अब यहाँ पे समझते हैं, तो पैरेटो ऑप्टिमल एफिशिएंसी की हमने यहाँ पे बात कर ली कि होता क्या है। अब देखो इसको पढ़ते हैं पहले। एन एलोकेशन इज रेफर टू एज बीइंग पैरेटो ऑप्टिमल एफिशिएंट। हम यहाँ पे किसी भी एलोकेशन को बता सकते हैं कि वो पैरेटो ऑप्टिमल एफिशिएंट है व्हेन देयर एग्जिट नो अल्टरनेट, अच्छा देयर एग्जिस्ट आएगा, ये एग्जिट नहीं आएगा यहाँ पे, एग्जिस्ट, there exist no alternate allocations which can make someone better off, जिस पे कोई अच्छा फील कर सके without making someone else worse off। इसका मतलब अगर कोई भी एक पर्सन एक बेटर पोजीशन में है तो उसके लिए कोई ना कोई पर्सन जो है वर्स पोजीशन में जरूर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं एक कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की, वो भी जो मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हम सब देखते हैं ना, जब भी प्रोड्यूसर आपस में कंपटीशन में रहते हैं, फीचर्स को लेके, प्राइस को लेके वॉर करते हैं, तो इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलता है। कंज्यूमर को अच्छे से अच्छे फीचर्स, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज चीप रेट पे अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर ने अपना कार्टेल बना रखा है, अपना ग्रुप बना रखा है, तो उसका नुकसान भुगतना पड़ता है कंज्यूमर्स को, फिर कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होते हैं, कंज्यूमर की जेब से पैसा ज़्यादा निकाला जाता है। इसका मतलब यही है कि पैरेटो एफिशिएंसी ने एक सिंपल सी बात बोली कि अगर कोई भी एक पर्सन इकोनॉमिक कंडीशन में अच्छी जगह है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो पक्का किसी दूसरे को नुकसान हो रहा होगा, और अगर किसी दूसरे का फायदा हो रहा है तो उस पहले वाले का नुकसान हो रहा होगा। तो ये जरूर होता है, इसी को बोलते हैं पैरेटो ऑप्टिमल एफिशिएंसी। अब वैसे हम इसको डीप में पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक मैं सेपरेट टॉपिक पढ़ाऊंगा जहाँ पे हम इसके हर एक कंसेप्ट को डीप में पढ़ेंगे। तो बस एक डेफिनेशन दिया मैंने, पैरेटो ऑप्टिमल एफिशिएंसी होती क्या है। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर सिंपली क्लेम्स। अब हमें दो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्राइब टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो अब कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, जब भी हम कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इस पैरेटो एफिशिएंट, वो हमेशा पैरेटो एफिशिएंट रहती है। दिस इज इक्विवेलेंट टू से कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम रिजल्ट इन एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, कि जो रिसोर्स का एलोकेशन है वो एफिशिएंट तरीके से किया गया होगा। शो दैट नो अल्टरनेट एलोकेशन कुड इनहेंस गेन, ताकि कोई भी अल्टरनेट एलोकेशन जो है ना उस गेन को बढ़ा नहीं सकता टू समवन विदाउट हार्मिंग समवन एल्स। मतलब कोई भी पर्सन जब तक फायदा नहीं कमा सकता, जब तक अपने सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम नहीं कर सकता, तब तक वो सामने वाले को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल अनडिजायरेबिलिटी ऑफ पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल अनडिजायरेबिलिटी ऑफ पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन एग्जिस्ट, कि लोगों को जो ना ये अनडिजायरेबल लगता है। दिस हैपन्स व्हेन जस्टिस एंड फेयरनेस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर ब्रॉट इनटू कंसीडरेशन। इसका मतलब क्या है कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा और एक फेयरनेस अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं आएगी पैरेटो एफिशिएंसी के अंदर। और हम आज सब फेस कर तो रहे हैं सिचुएशन जहाँ पे इनइक्वालिटी इतने बड़े लेवल पे है, खासकर रिसोर्सेज को लेके, वेल्थ को लेके। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में देखो कितना ज़्यादा अनफेयर सिस्टम है कि 90% रिसोर्सेज को 10% लोग हैंडल करते हैं और मात्र 10% रिसोर्सेज 90% लोगों के पास हैं, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, प्रॉपर जॉब्स नहीं मिलती। तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं इस इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ की वजह से, कि कुछ अनपढ़ लोग, ठीक है, जिनमें ना बोलने की अकल है ना किसी और चीज़ की अकल है, वो हमारे देश को रन कर रहे हैं एक अच्छी पोजीशन पे बैठ के। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टैलेंटेड हैं, ठीक है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा बढ़िया हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो एक बेटर पोजीशन पे जा सके। ये सब किस चीज़ की वजह से है, सिर्फ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से, इनकम की वजह से और पावर की वजह से।
है ना। इसे मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं कि हमारे पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वो आप लोगों को नेता वगैरह में जो हमारे भाषण देते हैं ना पॉलिटिशियंस, किसी भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे या फिर कहीं भी आपको मिल जाएगा, आपको ऐसी बातें सुनने को मिल जाएंगी जिसमें आपको हंसी आ जाएगी कि क्या क्या बकवास वाली बातें कर रही हैं, ठीक है, इतनी बड़ी पोजीशन पे होके भी। पर क्या कर सकते हैं भाई, उनके पास पावर है, पैसा है, तो वो उसे यूज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो रिसोर्सेज आर ब्रॉट इनटू कंसीडरेशन, तो हम ये एक तरह से इसे फेयर नहीं मानते हैं। अब अंडर सर्टेन assumptions इट सेपरेट्स द गोल्स ऑफ एफिशिएंसी। जब हम बात करते हैं कुछ assumptions की, तो इट सेपरेट द गोल ऑफ एफिशिएंसी, तो कुछ जो है ना हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं इस एफिशिएंसी गोल से एंड इक्विटी से, एम्फसाइजिंग दैट अ सोसाइटी में अचीव एनी पैरेटो ऑप्टिमल रिसोर्स, कि एक सोसाइटी कभी भी पैरेटो ऑप्टिमल रिसोर्स को अचीव कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन को अचीव कर सकते हैं थ्रू एप्रोप्रिएट इनिशियल रिसोर्सेज रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्री ट्रेड। अगर हम रिसोर्सेज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दें, यानी कि वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दें और फ्री ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल हो पाए तो, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बात करी थी ना कि दिस हैपेंस व्हेन जस्टिस एंड फेयरनेस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर ब्रॉट इनटू कंसीडरेशन। ये जब होता है जब हम फेयरनेस की बात करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, जैसे मान लो कि रिडिस्ट्रीब्यूशन अगर रिसोर्सेज का हो भी गया तो इससे नुकसान किसको होगा। अब जो अमीर लोग हैं वो चिल्लाना चालू कर देंगे कि भाई ऐसे कैसे, हमने उन्होंने तो बहुत मेहनत से ये वेल्थ एक्यूमुलेट करी है, तुम इसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे पैरेटो एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि अगर किसी भी एक को, किसी समाज की किसी एक इकोनॉमिक कंडीशन से, फिर किसी एक इकोनॉमिक तबके को बेनिफिट पहुँचाना है तो दूसरे को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना ही पड़ेगा। जब प्रोड्यूसर्स ने पैसा कमाया तो कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हुए, जब कंज्यूमर्स पैसा बनाते हैं तो प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। तो दोनों में से कोई ना कोई, किसी ना किसी को यहाँ पे एक्सप्लॉइट होना ही पड़ेगा। और इसी को कहीं ना कहीं हम फेयरनेस का मतलब भी दे देते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये देते हैं कि भाई एफिशिएंट तरीके से एलोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ठीक है। वैसे हम इस चीज़ को आगे आने वाले टॉपिक्स में डीप में पढ़ेंगे, और यही चीज़ कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी भी लेके आती है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे टॉपिक फिनिश। जैसे अभी एग्जांपल मैं देख सकता हूँ, जैसे अभी आपने देखा होगा कि नेपाल में कितनी बुरी सिचुएशन आई, यहाँ पे बहुत सारे दंगे वगैरह हुए। क्यों हुए वो सारी चीज़? वो इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज जो है ना वो एक तरीके से कुछ लोगों ने ही अपने पावर के अंदर एक्यूमुलेट कर रखा था, बाकी लोगों की बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और इसी चीज़ से ना बाकी देशों को सीखना चाहिए कि आप जब तक ही कंज्यूमर्स को या फिर बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट कर पाओगे सिर्फ एक लिमिट तक, अगर वो लिमिट क्रॉस कर दी किसी भी पॉलिटिशियन ने या फिर रिच क्लास के लोगों ने, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ को जो ना भुगतना पड़ेगा एक बहुत बड़े लेवल पे, जिसका लाइव एग्जांपल हमारे सामने नेपाल में हुआ भी है। और वो चीज़ कभी भी किसी भी कंट्री में होती है, क्योंकि वही बोलते हैं ना कि पानी सर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर सर से ऊपर गया तो भाई लोग तो भाई विद्रोह करेंगे ही, लोग आक्रोश में आएंगे। वही चीज़ वहाँ पे हुई भी। तो समझ चुके हैं हम कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है। बाकी अभी तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसके बहुत से टॉपिक्स को हमें डीप में पढ़ना है। उम्मीद है आपको हर टॉपिक समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी दिक्कत है ना, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और किसी प्रकार की दिक्कत लगे मुझे बता देना। अगर कोई डेफिनेशन आपको चाहिए, कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हो सकता है बाकी कमेंट्स में रिप्लाई ना करता हूँ, बट जो ही बच्चा को किसी तरह के डाउट्स लेके आता है उसका रिप्लाई इमीडिएटली यहाँ पे हो जाता है। कि अगर आपको कोई डेफिनेशन में कोई दिक्कत आ गई, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, किसी में कोई मिस्टेक लग रही है, तो मुझे वो आप बता सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स के लिए आप इस समय पे जाकर नोट्स ले सकते हैं। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।